हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टू। सो देखिए एक छोटा सा वीडियो है जहाँ पे तीन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव्स में पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहला है डाल्टन्स लॉ, दूसरा है हेनरीज लॉ और तीसरा है राउल्ट्स लॉ। इन तीनों के बीच में क्या सिमिलरिटी है, क्या फ़र्क है और तीनों किसके बारे में बात करते हैं, किससे डील करते हैं, ये देखेंगे। देखिए ये तीनों टॉपिक्स IIT JEE नीट जो कि लोअर स्टैंडर्ड है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों ही टॉपिक BSc IIT जैम वगैरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी इन पे हायर एजुकेशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे नेट गेट वगैरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें। नाउ तीनों में सिमिलरिटी क्या है और तीनों में फ़र्क क्या है। मान लीजिए एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर हम एक लिक्विड सोल्यूशन ले रहे हैं, और लिक्विड सोल्यूशन ऐसा ले रहे हैं कि मान लीजिए मेरे पास इसमें एक कंटेनर में एक लिक्विड A है और एक लिक्विड B है, दोनों लिक्विड्स हैं, ठीक है, आई हैव गॉट लिक्विड्स। और ये मान के चलते हैं कि फ़िलहाल इसके 5 मोल्स मेरे पास प्रेजेंट है, स्टार्टिंग में 5 मोल्स हैं, और लिक्विड B के 7 मोल्स हैं। तो मैंने 5 मोल्स A के लिए हैं और 7 मोल्स B के लिए हैं। तो अगर मैं इनका मोल फ्रैक्शन निकालूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड स्टेट, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, अगर दोनों को मैंने लिक्विड स्टेट में लिया है तो इसका मोल फ्रैक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7, और जो इसका आंसर निकल के आएगा वो होगा 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7, इसका आंसर निकल के आएगा 0.41416। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना हो जाएगा लिक्विड स्टेट में, मैंने जब उनको लिया है मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जिसका आपको निकालना डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। दिस विल बी 7 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज, आंसर विल बी 0.583, 0.583। तो ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब देखिए मान लीजिए A भी वॉलेटाइल है और B भी वॉलेटाइल है, दोनों वॉलेटाइल हैं, और दोनों जो हैं वो ऊपर उड़ने वाले हैं, और ऊपर उड़ने के बाद वो प्रेशर एग्जर्ट करने वाले हैं, इतना हमें पता है। मान लेते हैं कि अगर मेरे कंटेनर में एक कोई कंटेनर होता जिसके अंदर सिर्फ A प्रेजेंट होता, सिर्फ A प्रेजेंट होता, ओनली A, 100% प्योर A, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना हो जाता, मोल फ्रैक्शन ऑफ A 1 हो जाता। और मान लीजिए दूसरा जो कंटेनर है उसमें सिर्फ मेरे पास B प्रेजेंट होता, तो उसका जो मोल फ्रैक्शन ऑफ B होता वो कितना हो जाता, वो 1 हो जाता। अब मान के चलते हैं कि वहाँ पर A अपना वेपर प्रेशर एग्जर्ट करता, जब वो पूरा का पूरा A होता तो उसका खुद का कुछ वेपर प्रेशर होता जिसको हम नाम दे देते थे P0A, और यहाँ पर इसका कुछ वेपर प्रेशर होता, नाम दे देते हैं P0B, ठीक है। मान के चलते हैं जब उसका मोल फ्रैक्शन 1 है तो वो एक वेपर प्रेशर एग्जिट करता है 7, इस P ऑफ A का वैल्यू 7 ले लेते हैं, और इस P ऑफ B का वैल्यू मान लेते हैं 10 ले लेते हैं। मतलब B जो है वो ज़्यादा वॉलेटाइल है, ज़्यादा वेपर प्रेशर एग्जिट करता है, A जो है वो थोड़ा कम वेपर प्रेशर एग्जिट करता है। तो जब उसका मोल फ्रैक्शन 1 था तब उसका वेपर प्रेशर 7 था, पर इस कंटेनर में अब हमने उसका 0.416 मोल फ्रैक्शन लिया है, नंबर ऑफ मोल 5 है पर मोल फ्रैक्शन कितना है 0.416। तो जब उसका मोल फ्रैक्शन x ऑफ A है तो बताओ वो कितना वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो यहाँ पर जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर बिकॉज ऑफ A भी होगा और वेपर प्रेशर बिकॉज ऑफ B भी होगा। तो A का वेपर प्रेशर कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे, जब वो 100% प्रेजेंट था तब वो 7 एग्जिट करता था, अब वो 0.416% प्रेजेंट है। परसेंट बोलूँ या फ्रैक्शन बोलूँ बात वही है। अब इसको तुम 41% कह सकते हो या इसको तुम 58% कह सकते हो, 100 से मल्टीप्लाई करना ही तो फ़र्क आ जाता है सिर्फ। तो जब वो कितना करेगा तो उसको कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ A। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A कैसे निकालोगे, इट विल बी 7 मल्टीप्लाइड बाय 0.416। 7 तब है जब वो 100% था, अब कितना परसेंट प्रेजेंट है, तो दिस विल बी P0 ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय x ऑफ A। ये आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ A हो गया। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A को आप कैसे लिखोगे, मैं नीचे लिखता हूँ इस पूरी चीज़ को, ठीक है, मैं यहाँ से जगह छोड़ देता हूँ। तो पार्शियल प्रेशर P टोटल विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B। पार्शियल प्रेशर ऑफ A हो जाएगा P0 ऑफ A इंटू x ऑफ A प्लस, मुझे बताओ B का प्रेशर कितना होगा इस कंटेनर में। तो सर इस कंटेनर में अगर वो 100% होता तो 10 होता, अब वो कितना परसेंट प्रेजेंट है, 58% प्रेजेंट है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.58, क्योंकि हम फ्रैक्शन में ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा P0 ऑफ B इंटू एक्स ऑफ B। इसको कहते हैं राउल्स लॉ। क्या कहते हैं इसको, तो राउल्स लॉ बेसिकली क्या बताता है, राउल्स लॉ बेसिकली बताता है कि अगर मेरे पास एक लिक्विड कंटेनर में एक लिक्विड को आप लेते हो और उस लिक्विड का आपने कुछ मोल फ्रैक्शन लिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, तो वो कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो डिपेंड करता है कि आपका उस लिक्विड का कितना मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है। जितना उसका लिक्विड का मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट होगा, जितना उसका लिक्विड का मोल फ्रैक्शन होगा, उतना ज़्यादा वो पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड कंपोनेंट, partial pressure of any liquid component is directly proportional to
इट्स मोल फ्रैक्शन। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हेनरी, इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया राउल्स लॉ, RAOUL, राउल्स लॉ। राउल्स लॉ बताता है कि लिक्विड का जितना परसेंटेज होगा उतना उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल उसका प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर होगा, ये राउल्स लॉ है। अब जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया कि लिक्विड जो था वो A प्रेजेंट था 5 मोल, B प्रेजेंट था 7 मोल, हमने उनका मोल फ्रैक्शन निकाला, इसका मोल फ्रैक्शन कितना है मल्टीप्लाइड बाय उसका ओरिजिनल वेपर प्रेशर, इसका मोल फ्रैक्शन कितना है मल्टीप्लाइड बाय उसका ओरिजिनल वेपर प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A आया, पार्शियल प्रेशर ऑफ B आया, दोनों को ऐड कर दिया, P टोटल हमें मिल गया। नाउ मान लीजिए यहाँ पर प्रेशर बिकॉज ऑफ ए है और यहाँ पे प्रेशर बिकॉज ऑफ बी है। यू नो आपको डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, डाल्टन्स लॉ देखो ध्यान से सुनना, राउल्स लॉ किसके बारे में डील करता है, राउल्स लॉ कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विल बी इक्वल टू उसका ओरिजिनल वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड स्टेट। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विल बी P नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड स्टेट। मैटर कर, ध्यान से सुनना, ये मैटर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बी का लिक्विड में कितना मोल फ्रैक्शन है मल्टीप्लाइड बाय उसका ओरिजिनल वेपर प्रेशर 100% होता तब कितना होता, दिस विल बी गिविंग यू राउल्स लॉ। सिमिलरली पी ऑफ ए को लिख सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए P नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ऑफ ए इन लिक्विड स्टेट। नाउ यू नो व्हाट, आपको डाल्टन्स लॉ कहता है कि ये ऊपर देख रहे हो आप, ऊपर गैस है, ए का भी गैस वेपर्स है और बी का भी वेपर्स है, ए भी प्रेशर एग्जर्ट करेगा, बी भी प्रेशर एग्जर्ट करेगा, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी। तो अब डाल्टन्स लॉ तुमसे कहता है, डाल्टन्स लॉ तुमसे कहता है टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अरे वही तो राउल्स लॉ भी कह रहा था, यहाँ पर डिफरेंस है कैलकुलेशन करने में। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अरे पर यहाँ तो P नॉट ले रहे थे, यहाँ P टोटल ले रहे हैं, और यहाँ भी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, यहाँ भी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए था, यहाँ भी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी था, लेकिन फ़र्क है ये जो मोल फ्रैक्शन आपने लिया है यहाँ पे, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैशियस स्टेट में है। मतलब बताओ गैस में, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 5 मोल प्रेजेंट है, यहाँ 7 मोल प्रेजेंट हैं, अरे तो भाई जब गैस ऊपर गई होगी, जब गैस ऊपर गई होती है तो उसके भी तो कुछ मोल प्रेजेंट होंगे ना, गैस के कुछ मोल्स यहाँ पे ए के होंगे, कुछ मोल गैस के यहाँ पे बी के होंगे, उनके वेपर्स के मोल फ्रैक्शन। तो ये जो एक्स ऑफ ए है और ये जो एक्स ऑफ बी यहाँ पे, दिस इज़ मोल फ्रैक्शन, उनका ऊपर कितना परसेंटेज है, लिक्विड में उनका कितना परसेंटेज है और ऊपर उनका कितना परसेंटेज है। ऊपर उनका कितना परसेंटेज है, उनका कुछ तो ए भी उड़ के गया होगा, बी भी उड़ के गया होगा, डिपेंडिंग अपन अब वो कितना गया है, तो ए का कुछ तो परसेंटेज होगा, बी का कुछ तो परसेंटेज होगा। परसेंटेज ऑफ ए इन गैशियस स्टेट मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, परसेंटेज ऑफ बी इन गैशियस स्टेट मल्टीप्लाइड। तो क्या मैं यहाँ से कुछ रिलेशन निकाल सकता हूँ राउल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को कंपेयर करके? जी हाँ, आराम से निकाल सकता हूँ। कैसा रिलेशन निकलेगा, देखो ये भी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बता रहे हैं, ए का पार्शियल प्रेशर P ऑफ ए कितना है, ये वाला फार्मूला भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बता रहा है कितना है, बट फ़र्क सिर्फ इतना, इसका कैलकुलेशन करने का तरीका अलग है, इसका कैलकुलेशन करने का तरीका है। ये ऊपर का मोल फ्रैक्शन लेता है मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर लेता है, ये क्या करता है राउल्स लॉ, लिक्विड का मोल फ्रैक्शन कितना है मल्टीप्लाइड बाय उसका ओरिजिनल वेपर प्रेशर कितना था, पर एट द एंड ऑफ द डे दोनों कैलकुलेट तो वही कर रहे हैं ना। तो क्या मैं कह सकता हूँ दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बाय डाल्टन्स लॉ विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बाय राउल्स लॉ, भाई फॉर्मूला तो वही होगा। तो क्या हो जाएगा, P टोटल मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैशियस स्टेट विल बी इक्वल टू P नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड स्टेट। तो क्या मैं यहाँ से ये कैलकुलेट कर सकता हूँ कि A का मोल फ्रैक्शन कितना होगा ऊपर, अगर लिक्विड का मोल फ्रैक्शन दिया है आराम से, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैशियस स्टेट विल बी इक्वल टू P नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ऑफ ए इन लिक्विड स्टेट डिवाइडेड बाय P टोटल। ये फॉर्मूले पे अक्सर नेट में, गेट में, जैम में, जेई एडवांस में, मेंस में, नीट में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लो, कई बार ये क्वेश्चन देखे जाते हैं। इवन ग्रेजुएशन के बच्चे जो अगर यहाँ पढ़ रहे होंगे उन्होंने भी इस क्वेश्चन को बहुत बार देखा होगा। इवन जो एमएससी कर रहे हैं या जो इवन ये तो जेई नीट में तो पढ़ाया ही जाता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डाल्टन्स लॉ के बीच में और आपको राउल्स लॉ के बीच में रिलेशन समझ में आया। अच्छा, अब यहाँ पर एक लॉ और आ जाता है जिसको कहा जाता है हेनरीज लॉ। अब हेनरीज लॉ क्या कहता है, हेनरीज लॉ आपसे कहता है कि भाई देखो, हेनरीज लॉ में थोड़ा सा फ़र्क है। मान लीजिए एक कंटेनर है जिसमें नीचे आपने लिया हुआ है लिक्विड,
नीचे आपने लिया हुआ कोई तो लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है, और ऊपर है कोई तो गैस, ठीक है, ऊपर है कोई तो गैस। अब मान लेते हैं सॉल्वेंट नॉन वॉलेटाइल है, क्या है वो वो उड़ने वाला नहीं है, या चलो उड़ता भी है तो फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ ऊपर गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कोई तो गैस है रेड कलर में दे। अब ये गैस लिक्विड में कितनी प्रेजेंट होगी, हाउ मच अमाउंट ऑफ गैस विल बी प्रेजेंट इन लिक्विड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप प्रेशर कितना लगाते हो। इन शॉर्ट मैं कहूँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उस गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है। अगर गैस का पार्शियल प्रेशर ऊपर ज़्यादा है, इसका मतलब वो गैस जो है वो ज़्यादा नीचे सल्यूबल होगी। तो आई कैन से सल्यूबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अगर मान लीजिए दो गैसेस हैं, मान लीजिए रेड कलर की भी एक गैस है और मान लीजिए ब्लू कलर की भी वहाँ पर एक गैस है, तो किस गैस की सल्यूबिलिटी कितनी होगी नीचे, ब्लू वाली भी नीचे जाना चाहिए, रेड वाली भी नीचे जाना चाहिए। तो जैसे जैसे तुम प्रेशर अप्लाई करोगे तो जिसका पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा वो ज़्यादा पानी में चली जाएगी, यानी उसकी सल्यूबिलिटी बढ़ने लगेगी। तो सल्यूबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। तो सल्यूबिलिटी विल बी इक्वल टू के इंटू प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अब अगर मान लीजिए सल्यूबिलिटी को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सल्यूबिलिटी को एक्सप्रेस किया जा सकता है ग्राम्स पर लीटर में, ग्राम्स पर लीटर में, एम आई राइट, या एक्सप्रेस किया जा सकता है मिलीलीटर पर लीटर में, ठीक है, या इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है मोल फ्रैक्शन। अगर सल्यूबिलिटी को मोल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया जाए, यानी कितना गैस का मोल फ्रैक्शन अंदर गया, कितना फ्रैक्शन यानी परसेंटेज कितना अंदर गया, अब जो सोल्यूशन बनेगा उस सोल्यूशन में वो जो गैस अंदर जा रही है उसका परसेंटेज बढ़ने लगेगा। तो उसका अगर परसेंटेज यानी फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, किसका परसेंटेज, मोल परसेंटेज या मोल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया जाए, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विल बी इक्वल टू के इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। भाई देखो ये फॉर्मूला बन गया। अब अगर मैं इसको यहाँ से इन्वर्स कर दूँ, इन्वर्स मतलब कैसे कर दूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को वहीं पे रखूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को वहीं पे रखूँ, इंटू 1/k कर दूँ, विच इज़ अ कांस्टेंट। तो फार्मूला बन जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाय KH, जिसको हम कहते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, अरे बाप रे, ये भी तो सेम इक्वेशन बन गया। अगर आप अब इसको ध्यान से देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ, मान लीजिए A की बात करते हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A विल बी इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। वाओ, एंड दैट्स हाउ यू गेट द थर्ड लॉ। तो डोंट यू फील तीनों लॉ सेम है। अगर मैं तीनों लॉ को एक साथ लिखूँ, डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, डाल्टन्स लॉ कहता है कि किसी भी प्रेशर का पार्शियल प्रेशर, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर विल बी P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A बट इन गैसियस स्टेट। अच्छा, हेनरीज लॉ क्या कहता है, हेनरीज लॉ कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस विल बी इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कहाँ पे, नीचे, लिक्विड में उसका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कितना है इन लिक्विड, एम आई राइट। भाई सल्यूबिलिटी की बात कर रहा था ना, तो सल्यूबिलिटी को हमने मोल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर दिया, तो वो लिक्विड की बात कर रहा है, राइट। अच्छा, उसके बाद में मुझे बताओ राउल्स लॉ क्या कहते हैं। राउल्स लॉ कहता है भाई कोई भी गैस का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, वो कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा ऊपर, विल बी इक्वल टू P0 ऑफ A इंटू X ऑफ A, और ये भी लिक्विड स्टेट में बात कर रहा है। तो क्या तीनों लॉ, ऐसा नहीं लग रहा सेम प्रिंसिपल पे बात कर रहे हैं, सिर्फ घुमा फिरा के चीज़ों को बता रहे हैं, कैलकुलेशन करने का सिर्फ तरीका बदल जा रहा है। अब अगर मैं तुमसे कहूँ 5+2 कितना होता है, फिर मैं तुमसे कहूँ 2+5 कितना होता है, अरे बात तो वही हो गई। अगर मैं तुमसे कहूँ 4+1 कितना, 4+3 कितना होता है, बात तो वही हो गई। तो कैलकुलेशन करने का सिर्फ तरीका बदल रहा है, मेथड बदल रहा है, थ्योरी बदल रही है, पर उसका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ डाल्टन्स लॉ, हेनरीज लॉ और राउल्स लॉ, तीनों के बीच में फ़र्क समझ में आया। अच्छा, यहाँ से ये जो फार्मूला मैंने आपको बना के दिया, प्लीज़ इस फार्मूले को कहीं नोट डाउन कर लेना, स्पेशली जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप यहाँ से तीनों लॉ एक ही डायग्राम में आपको समझ में आ गए कि कैसे हम उनको ले सकते हैं। यहाँ पे हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH, इसको भी हेनरीज लॉ कांस्टेंट कहते हैं, और यहाँ पर जो K मिला इसको भी हम हेनरीज, मतलब एक बात याद रखना, हेनरीज लॉ को एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं, सल्यूबिलिटी विल बी इक्वल टू K इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, दूसरा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस विल बी इक्वल टू KH इंटू सल्यूबिलिटी, जब इसको इन्वर्स कर दोगे, एम आई राइट। इसको अब सल्यूबिलिटी को अगर तुम मोल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर दो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस विल बी इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पे सल्यूबिलिटी को नॉर्मल सल्यूबिलिटी रखते हैं जिसको हम कहते हैं मोल्स पर लीटर विल बी इक्वल टू K, और प्रेशर को अगर तुम एटमॉस्फेयर में एक्सप्रेस कर दो, अब यहाँ पे प्रेशर को किस में करोगे, एटमॉस्फेयर में, KH को KH ही रहने दो, मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट नहीं होता तो वो यूनिट लेस। तो फ़र्क क्या है, कौन सा फार्मूला यूज़ करना है कैसे पता चलेगा,
आप के से देखोगे, ये भी हेनरीज लॉ है, ये भी हेनरीज लॉ है, बस थोड़ा इस लॉ को इन्वर्स कर दिया, जैसे हम लिखते हैं ना, वो प्रेशर विल बी इक्वल टू के इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 1 अपॉन प्रेशर, सिर्फ घुमा देते हैं हम वहाँ पे। सिमिलरली हमने यहाँ पे चीज़ों को घुमा दिया है। उम्मीद करता हूँ लॉजिक समझ में आया, ठीक है। तो ये याद रखना, यहाँ पर के का जो यूनिट होगा वो कितना हो जाएगा, मोल पर लीटर पर एटमॉस्फेयर, तो समझ लेना ये वाला फार्मूला लगाना है। और अगर के का यूनिट सिर्फ एटमॉस्फेयर आता है, समझ लेना ये वाला फार्मूला लगाना है। तो सिर्फ इतना फ़र्क है इन दोनों में, और कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस विल बी इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों लॉ समझ में आए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।